नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्या निवास मिश्र की निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक निबंध संग्रह है जो कि उसी में संकलित है। विद्या निवास मिश्र का हल्का सा इनका परिचय देख लेंगे और डायरेक्ट हम लोग जाएंगे इनकी प्रमुख रचनाओं पर, क्योंकि आज थोड़ा सा समय का अभाव है। विद्या निवास मिश्र का जन्म होता है 1926 ईस्वी में। यह मुख्यतः ललित निबंधकार के रूप में देखे जाते हैं। इनकी अब रचनाओं को डायरेक्ट हम देखते हैं जो प्रमुख है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें निबंध लेखक जो कहता है, पहला है चितवन की छां, प्रथम निबंध संग्रह है 1952 में। कब होता है? 1952 में। चितवन की छां एग्जाम में काफ़ी आता है यहाँ से। चितवन की छां 1952 में। कदम की फूली डाल 1955 में। तुम चंदन हम पानी 1956 ईस्वी में। आंगन का पंछी और बंजारा मन 1962 में। मैंने सील पहुंचाई 1966 में। बसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं 1972 में। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में, है ना। कब होता है इसका प्रकाशन? 1974 में। आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। सत्य का प्रयोजन, सत्य की चेतना, मेरे निबंध मेरी पसंद के 1974 में। मैं निर्णायक क्यों बनूं, कंटीले तारों का आर पार 1976 में। परंपरा बंधन नहीं 1976 में। सभी का प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सहूलियत होगी हम सभी को। अस्मिता के लिए 1980 ईस्वी में। निज मुख मुकुर 1980 में। कौन तू फुलवा बिन हारी इसका प्रकाशन नहीं दिया है। कमाल के झरोसे कैसे 1981 ईस्वी में। ब्रह्मानंद के पत्र 1981 ईस्वी में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और है इसमें। संचारणी 1982 ईस्वी में। अंगद की नियति 1984 ईस्वी में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लागो रंग हरी 1985 ईस्वी में। अग्निरथ 1985 ईस्वी में। गांव का मन 1985 ईस्वी में। शेफाली झर रही है 1987 में। निर्णायक और चुनौती 1988 में। भारतीयता की पहचान 1989 ईस्वी में। सोडहम 1991 ईस्वी में। देश धर्म और साहित्य 1992 ईस्वी में। नदी नारी और संस्कृति ये भी पूछी गई है 1993 ईस्वी में। फागुन दुई रे दीना 1994 ईस्वी में। पीपल के बहाने 1994 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सीरीज की याद आई 1995, कितनी? 1995, 1995। हिंदी और हम 19, इसका नहीं दिया हुआ है। ब्रह्मानंद का पचड़ा, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, यात्राओं की यात्रा, बूंद मिली सागर में, सहृदय, तंत्रकला और आस्वाद, अध्यापन, भारतीय दृष्टि, राधा माधव, रंग रंगी, सपना कहाँ गए, स्वाधीनता के बाद का वर्णन। ये सब आज इनकी प्रमुख इम्पोर्टेंट निबंध संग्रह है। इनका संपादन आज छोड़ देते हैं क्योंकि कहीं निकलना है जल्द से। अब डायरेक्ट इनका थोड़ा सा आलोचना देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आलोचना ग्रंथ में देखें, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी और हम, हिंदीमय और जीवन, प्रौढ़ और शब्द संसार, तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, वाचिक कविता भोजपुरी, रहीमन पानी राखिए, है ना, जल पर आधारित है। और ये साहित्य के सरोकार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध विद्या निवास मिश्र की रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ललित निबंध संग्रह 1974 ईस्वी में हुआ है। उपयुक्त निबंध संग्रह में कुल 17 निबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी? 17 निबंध संग्रह है। कितनी? 17, जिसका अंतिम निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें टोटल कितनी है? 17 निबंध है और इसका अंतिम जो निबंध है वो है मेरे राम का मुकुट
भीग रहा है। और इस संग्रह का प्रकाशन होता है 1974 ईस्वी में। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध एक विचार प्रधान ललित निबंध है। विचार प्रधान एक ललित निबंध है। इसे व्यक्ति व्यंजक निबंध भी कहा जाता है। इस निबंध में वर्तमान पीढ़ी के प्रति उसकी पूर्व की पीढ़ी की संवेदनशीलता और मंगल कामना का अपूर्व लगाव दर्शाया गया है। ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है ना, जो वर्तमान पीढ़ी है और पूर्व की जो पहले की पीढ़ी है, दोनों के बीच को सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है। उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की जा रही है ना। संवेदनशीलता और मंगल कामना का अपूर्व लगाव को दर्शाया गया है। निबंध में लेखक का पुत्र चिरंजीव और उसके लेखक घर आई है महानगरीय वातावरण में पली एक मेहमान कन्या कृष्णा। तो दो पात्र यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक चिरंजीवी, दूसरी कृष्णा, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। रात के 9 बजे संगीत के कार्यक्रम देखने जाते हैं। कब, कितने बजे? 9 बजे जाते हैं। कौन? कृष्णा और चिरंजीवी। लेखक का लड़का किशोर वार्य है का है और संकट बोध की कविता लिखता है। वो मतलब किशोर अवस्था में है वो लड़का। लड़की कृष्णा दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। कहाँ पढ़ाती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। कौन? कृष्णा। संगीत कार्यक्रम देखकर लेखक का पुत्र चिरंजीव और कृष्णा सुबह के 4 बजे आते हैं। कब आते हैं? सुबह 4 बजे आते हैं। कृष्णा दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाती है। निबंध में लेखक कहते हैं कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। मतलब जिस प्रकार से पहले राम को पूजा करने से पहले उनकी मुकुट की पूजा की जाती है, तो उसी को चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। लेखक इस निबंध में तुलसीदास के विषय में कहते हैं। किसके विषय में कहते हैं? तुलसीदास के विषय में कहते हैं। क्या बात है, तुलसीदास ने कानन को शत अवध समाना कहा। कानन मतलब जंगल को क्या कहा? शत अवध समाना कहा। और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। निबंध में राम के मुकुट से संबंधित भवभूति का एक श्लोक भी दिया गया है। वो श्लोक क्या है? पूरा यत्र श्रोता पुलिन मधुना तंत्र सरिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किस निबंध से संकलित है ना? पूरा यत्र श्रोता पुलिन मधुना तंत्र संहिता। लोक गाथाओं में, लोक साहित्य में, लोक गीतों में, मंगल कार्यों में, शादी ब्याह के मौक़ों पर आज भी राम को याद किया जाता है और उन्हें उल्हाना भी दी जाती है। इस निबंध में पूरी भारतीयता, लोक संस्कृति, राम से जुड़ी परिघटनाओं से अपने को परिपुष्ट करती है। मतलब उससे तुलना की जाती है। किससे? राम से। इस निबंध के पात्र और घटनाएं प्रतीकात्मक हैं। क्या है? प्रतीकात्मक हैं। राम का वनवास मिलना आज के युग में नौकरी पेशा को लेकर घर से बाहर रहने वाले लोगों पर सटीक बैठता है। मतलब पहले जिस प्रकार से राम जंगल मतलब वनवास गए थे, उसको एक प्रकार से आज की प्रतीकात्मक से तुलना किया गया है। क्या किया गया है? जैसे आज के युवाओं अपने घर को छोड़कर नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, देश में रहते हैं, कहीं दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो उससे क्या करता है? उसको तुलना किया गया है, उसके ऊपर सटीक बैठता है। ऐसे लोगों को घर के बड़े बुजुर्ग कोसते हैं, कैसा वनवास मिल गया। हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सहूलियत है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निबंध में आए लक्ष्मण का दुपट्टा, है ना? लक्ष्मण का दुपट्टा, यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम लोग इसको बखूबी ध्यान रखेंगे और इसको नोट डाउन करते चले जाएंगे। निबंध में आए लक्ष्मण का दुपट्टा प्रहरी की जागरूकता है। मतलब लक्ष्मण के पास जो दुपट्टा है वो किसका प्रतीक है? प्रहरी का, जागरूकता का प्रतीक है। सीता का जो सिंदूर है वो अखंड सौभाग्य का प्रतीक है ना? सीता का सिंदूर किसका प्रतीक है? अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। और लक्ष्मण का दुपट्टा किसका प्रतीक है? जागरूकता का प्रतीक है। और राम का मुकुट उत्कर्ष का प्रतीक है। किसका? उत्कर्ष का प्रतीक है। क्या? राम का मुकुट, है ना? ये तीनों इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। इस निबंध में भोजपुरी शब्दों की प्रचुरता देखने को मिलती है, ये भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकती है ना? इसमें भोजपुरी शब्दों का भी प्रचुरता देखने को मिलती है। निबंध में लेखक की उदासीनता, अकारण चिंता और पीढ़ियों के प्रति ममत्व भाव को दर्शाया गया है ना? ये ममत्व भाव को दर्शाया गया है। इसमें लोगों की धारणा, निर्वासन,
का परिणाम सीता का दोहरा निर्वासन है ना। क्या है? दोहरा निर्वासन मतलब दोहरा रूप देखने को मिलेगा, भूमिका, है ना। वस्तु स्थिति का ज्ञान, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में अंतर, है ना। जिस प्रकार से हम लोग देखें जो पुरानी पीढ़ी कैसी थी और अभी की पीढ़ी में क्या अंतर है, उस चीज को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है और दोनों के बीच को सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया गया है। मध्यवर्गीय व्यक्ति की समस्या, माँ कौशल्य के मन की चिंता, निराशावादी जीवन है ना। मतलब अभी जो नई पीढ़ी की जो समस्या है उससे माँ क्या है, चिंतित है। राम का आदर्श है, मनुष्य जीवन की सार्थकता आदि तथ्यों को भी लेखक ने प्रस्तुत किया है। अब कहता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें दिया गया है कि कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। बात सही है, कभी कभी छोटी छोटी बात भी बहुत मुसीबत में डाल देती है या चिंतनीय बात हो जाती है। संगीत में मन लग जाता है, संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। ये सब छोटी छोटी लाइन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे राम के भीजे मुकुटवा, है ना। ये देख रहे हैं मुकुट जो है वो उत्कर्ष का प्रतीक था। लक्ष्मण के पटरुआ या मोती सीता का प्रतीक था। सिंदूरवा किसका था? वो सीता की जो सिंदूर थी वो किसका प्रतीक था? एक सौभाग्य का प्रतीक था। आने वाली पीढ़ी छली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती। मतलब छली हुई पीढ़ी ममता की मतलब माँ की दुख को समझ नहीं पाता। वो रात में जाते हैं और काफ़ी देर लौटने के पश्चात वो माँ की स्थिति को समझ नहीं पाती है और उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता है। और छली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। लड़की तो हर एक पराई होती है। लड़की क्या होती है? हर एक पराई होती है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएंगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। राम भीगे तो भीगे, मुकुट ना भीगने पाए, है ना। मतलब यहाँ पर कहता है कि राम का मुकुट भीगे तो भीगे, लेकिन राम भीगे तो भीगे मतलब राम भीग तो भीग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मुकुट जो उत्कर्ष का प्रतीक है वो कभी नहीं भीगना चाहिए। कहने का मतलब है उसका इज्जत कभी नहीं जाना चाहिए। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है। क्या है? एक पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बार इसमें बिसूर रही है। घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं। मतलब रात में जो देर देर रात में जो घूम घूम के आते हैं इसी पर व्यंग करते हैं ना। कहते हैं कि घर मसान हो गया है और अपने ही लोग क्या हो गया, भूत प्रेत हो गए हैं। पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई है। राम का मुकुट इतना भारी हो जाता है या हो उठता है कि राम उस बोझ के करा उठते हैं। मतलब उस मुकुट जो उत्कर्ष का प्रतीक था अब उसके ऊपर बोझ हो गया है। अब इतना ज़्यादा बोझ हो गया है कि उसको उठा नहीं पा रहे हैं और उसे दर्द से करा रहे हैं। इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे पर सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वस्त्र और प्रखर हो उठता है। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। तो इस प्रकार इसका मूल सारांश यहाँ पर ये समाप्त होता है और इस निबंध से हम सभी को यही संदेश मिलती है कि किस प्रकार अपनी ममत्व मतलब माता की उसकी जो ममत्व होती है उसको समझने का प्रयास किया जाता है कि हम क्या करते हैं, रात रात भर बाहर रहते हैं, हाँ मस्ती गटर मस्ती करते हैं, लेकिन यहाँ जो है मम्मी पापा का जो ध्यान रहता है हम सभी बच्चों पर ही रहता है और इतने दिनों से बनाई हुई उसकी इज्जत उनको लगता है कि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। इसलिए इस कहानी का मूल तत्व यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग जल्द ही एक नए रचनाओं और एग्जाम की दृष्टि से। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू।